नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बचा पार्टी। आज हम क्या करेंगे, तो याद होगा कल भाई हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था जनसंख्या, पॉपुलेशन। ठीक है, इसके आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है ना, पेन सेलेक्ट कर लूँ जरा मैं। चलिए, तो इसके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में है और कुछ मैं क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी लेके आया हूं। तो डिटेल में जानेंगे। जनसंख्या का मतलब मैंने आपको बताया था कल, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, यानी कि जन और संख्या। जो जना है, जो लोग हैं, इनकी जो संख्या है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, वो कितनी है वो बताती है हमारी जनसंख्या। तो मैंने कल डिटेल में पढ़ाया था। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मैं इनसे बोलूंगा सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, यानी कि जो मैंने जनसंख्या का वन शॉट करवाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, उसके बाद इस पे आइएगा। ठीक है ना। चलिए, तो एक एक करके जो है क्वेश्चन मैं करवाता जाऊंगा आपको। ठीक है, और आपको एक एक करके जो है ये क्वेश्चंस करने भी हैं और सबके सही आंसर जो है देने हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जल्दी से बताओ, पहला क्वेश्चन जो है, प्रवासन में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संचरता में, ठीक है ना, और संरचना में परिवर्तन होता है। प्रवासन में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है भाई? प्रस्थान का क्षेत्र, आगमन का क्षेत्र, प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली बोला जा रहा है जब प्रवासन होता है। प्रवासन का मतलब बताया था बेटा मैंने। प्रवासन का मतलब क्या बताया था मैंने? जब जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रवासन बोलते हैं। तो ये जब जनसंख्या का प्रवासन होता है तो उनका संख्या हो गई, उनका जो वितरण है यानी कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उनकी जो संरचना है, इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है ना। कैसे होता है भैया? तो भैया पहला है प्रस्थान का क्षेत्र, दूसरा है आगमन का क्षेत्र, या फिर सी प्रस्थान और आगमन का क्षेत्र दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहां कहां इसका जो फर्क है वो देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहले आप बताइएगा आंसर, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर सी। यानी कि भैया जो इंसान जहां से प्रस्थान कर रहा है, ठीक है, और जहां जहां पे उसका आगमन हो रहा है, इन दोनों के क्षेत्र में जो है आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। और बहुत ही आम बात है बेटा। एक बात बताओ, आप मान लो कहीं से एक किसी जगह से, मान लो कोई एक जगह है ए, ठीक है, और कोई एक जगह है बी। यहां पे 10 लोग रहते हैं और यहां पे भी 10 लोग रहते हैं। अब यहां से कुछ जो लोग हैं, 3 से 4 लोग जो हैं वो इधर माइग्रेट हो गए, और इधर से जो है मान लो 2 लोग इधर माइग्रेट हो गए। तो इधर कितने हो गए? 12 टोटल। ठीक है ना। इधर से 2 चले गए यानी कि 8 रह गए, लेकिन फिर 3 आ भी गए, तो यहां पे कितना हो गया? 11 हो गए। तो ठीक है, ये जो नंबर्स हैं इसमें चेंज आ गया ना, यहाँ पे 12 आ गए टोटल और यहाँ पे 11 आ गए। तो ऐसे क्या है भाई? ये सब क्या है भाई? ये सब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? इसके नंबर्स में जो है चेंज आ रहा है। यानी कि प्रवासन से क्या होता है? जो नंबर्स होते हैं, जनसंख्या के नंबर्स जो होते हैं, इनमें चेंज आता है। प्रवासन से जनसंख्या में जो है आपको बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, आबादी में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा किसका इसका प्रमाण है? आबादी में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा इसका प्रमाण है। पहला, उच्च जन्म दर, उच्च जीवन उम्मीदें, या फिर ऑप्शन नंबर सी उच्च मृत्यु दर, या फिर ऑप्शन नंबर डी अधिक विवाहित जोड़े। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? जो आबादी हमारे देश में बच्चों की, यार ये बहुत बड़ी है। बच्चों की बात मैं करूं तो आप ले सकते हो 15 साल तक के बच्चे ले सकते हो यहाँ पे। तो ये जो आबादी हमारे देश में लगभग कितनी परसेंट है? लगभग आप बोल सकते हो 30 से ऊपर परसेंट है, 30-35% है जिसमें बच्चे आते हैं। ठीक है ना। अब मैं इनकी बात करूं तो भाई ये बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा क्या है, इसका रीजन क्या है? तो भैया इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा उच्च जन्म दर, यानी कि जन्म जो दर है, यानी कि जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा है। उच्च जीवन उम्मीद है, यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी उच्च मृत्यु दर, डेथ रेट बहुत ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी अधिक विवाहित जोड़े, तो यानी कि शादियां ज्यादा हो रही हैं तो बच्चे भी ज्यादा हो रहे हैं। तो देखो इस ऑप्शन का तो कोई सेंस भी नहीं है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग होती है भाई, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से जो होता है। तो हम अगर बात करें भाई उच्च मृत्यु दर की, तो बेटा मृत्यु दर जब उच्च होता तो फिर पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होती, बढ़ती क्यों? बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो तो डिक्लाइन होनी चाहिए थी। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उच्च जीवन उम्मीदें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है बेटा? कि भैया एक जो इंसान है उसकी क्या लाइफ, कितना वो जी सकता है? 50, 55, 60, 70 कितना जी सकता है? एवरेज निकाला जाता है। जैसे हमारे भारत की बात करूं तो हमारे भारत में कितनी है? ये 63 से 65 के बीच में, अभी और बढ़ गई होगी। अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें 68 से 70 के बीच में। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भाई इसका जो मुख्य कारण वो है उच्च जन्म दर। भाई जो बर्थ रेट है भाई वो बहुत ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना बेटा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे। तो निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? ठीक है ना। किस देश की जो जनसंख्या उसका जो घनत्व भारत से अधिक है? मैंने घनत्व का मतलब बताया था बेटा डेंसिटी। घनत्व का मतलब बताया था डेंसिटी, यानी कि कहीं किसी भी 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जनसंख्या का घनत्व बोलते हैं। ये भैया किसी और देश की भारत से भी ज्यादा है, जबकि भारत की जो पॉपुलेशन है दुनिया की दूसरे नंबर पे आती है।
ठीक है ना, लेकिन भारत से भी ज्यादा किसी देश की पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि जनसंख्या का घनत्व है। कौन से देश का है भाई? बांग्लादेश का है, नेपाल का है, कोरिया का है, या फिर कनाडा या फिर कनाडा ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा, पहले आप दीजिएगा, उसके बाद बेटा जो है मैं आंसर करूंगा। तो अगर मैं बात करूं सही आंसर की, तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश का भाई जो जनसंख्या घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो आप बोल सकते हो भारत से भी ज्यादा है। ऐसा क्यों है भाई? दिक्कत ये है भाई, भारत का जो क्षेत्रफल है ये बहुत बड़ा है, और ये जो बांग्लादेश का क्षेत्रफल है बहुत छोटा है। पॉपुलेशन जो है भारत की बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो बांग्लादेश की बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि बांग्लादेश का जो एरिया है ना बेटा वो बहुत ज्यादा कम है, छोटा सा एरिया है, तो इसलिए वहां पे जो लोग हैं वो रहने वाले ज्यादा हैं, तो उनका जो एवरेज आप निकालोगे कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, वो भारत से भी ज्यादा निकलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भैया जो ये आपको उत्तर दिख रहे हैं, जो भी उत्तर है यानी कि जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, उसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? यानी कि भारत का जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, या फिर ये सभी? तो आप दिमाग लगाओ। देखो कल मैंने बताया था उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश तो भैया भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आप बोल सकते हो प्रदेश है। ठीक है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता। अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे हिमाचल और सिक्किम के बीच में। तो भैया बेटा हम अगर हिमाचल सिक्किम की बात करें तो भैया हिमाचल का जो जनसंख्या रेट है भाई वो भी क्या है, वो भी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बेटा, ऑप्शन नंबर जो सी है बेटा ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, यानी कि सिक्किम जो है हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहां पे जो है पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, चलिए भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भैया भारत में जो भी जनसंख्या रह रही है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो मैंने आपको कल बताया था बेटा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 17। यानी कि अगर पूरे देश की, पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन मान लो 100 है, पूरे विश्व की पॉपुलेशन 100 मान लो, ठीक है, गणित तो थोड़ा तो आता होगा ना, तो यहां पे कहीं इंडिया है, ये क्या है भाई, ये इंडिया, यहां पे कहीं पूरे विश्व की पॉपुलेशन 100 है, तो इंडिया की कितनी है? तो इंडिया की भैया 17% है। 300 से ज्यादा देश है हमारी पूरी दुनिया में, 300-400 से ज्यादा देश है इंडिया में, पूरे विश्व में बेटा। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है भाई? दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पे 17% जो पॉपुलेशन, यानी कि 20 टोटल अगर 100 पॉपुलेशन है पूरे विश्व की, तो उसमें से जो 17% पॉपुलेशन है बेटा वो किसकी है? वो बेटा किसकी है? यहाँ पे इंडिया की है। भाई दुनिया का हर 5वां इंसान जो है वो क्या है? वो भारतीय है। आप पढ़ना कभी, दुनिया का हर 4था या 5वां इंसान जो है वो भारतीय है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा चाइना की और इंडिया की, तो दुनिया का हर तीसरा इंसान कहां का मिलेगा? दुनिया का हर तीसरा इंसान आपको इंडिया और चाइना का मिलेगा। ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा संदर्भ बिंदु है जिससे अन्य सभी तत्व देखे जाते हैं? ठीक है, मतलब किस तत्व, जो कौन सा तत्व की बात हो रही है यहाँ पे? संदर्भ तत्व, यानी किसी भी चीज को अगर आप आंक रहे हो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? जीव का होता है, जनसंख्या का होता है, फ्लोरा का होता है, या फिर ये सभी? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? जनसंख्या। तो ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जनसंख्या। इसका आंसर क्या भाई? किसी भी जगह की पॉपुलेशन जो होती है बेटा वही सारी चीजों को जो है डिफाइन करती है बेटा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था बेटा, जो हम पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या दिखाती है हमारी? वो हमारा भाई ह्यूमन रिसोर्स के बारे में दिखाती है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वो ज्यादा मैटर नहीं करता पॉपुलेशन कितनी है, कि भैया जितनी पॉपुलेशन है वो कितने काम की है, कितने काम की पॉपुलेशन है वो। ठीक है ना, वो ज्यादा चीज मैटर करती है। तो हमारे भारत की अगर बात करें तो भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो भैया पॉपुलेशन ज्यादा होना एक वरदान भी हो सकता है और एक श्राप भी हो सकता है, मैंने कल बताया था आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे जनसंख्या जो है वो सारी जो चीजें हैं वो दिखाती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से पढ़ो ये वाला। सो निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नागालैंड, या फिर ये सभी? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, कहां क्या भाई? जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, नागालैंड, या सभी? तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ की अगर जनसंख्या की मैं बात करूं बेटा ये काफी कम है। ठीक है, इनका जो जनसंख्या के घनत्व की बात कर रहा हूं मैं, जनसंख्या भी कम है और जनसंख्या का जो घनत्व है बेटा वो भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है? सबसे ज्यादा, अब यहाँ पे अधिक की बात हो रही है, जनसंख्या जो घनत्व है वो सबसे अधिक है बेटा। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर ये सभी? तो भाई इन ऑप्शन में से बताना है आपको, इन ऑप्शन में से बेटा आपको बताना है इन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा किसका घनत्व है। तो यहाँ पे इसके आंसर की बात करूं बेटा मैं, तो ये देखो राजस्थान तो नहीं होगा। राजस्थान क्यों नहीं होगा? तो भाई राजस्थान में ज्यादा रेतीला इलाका है। ठीक है, राजस्थान कैसा इलाका है? एक रेतीला इलाका है, काफी सैंडी एरिया है यहाँ पे। तो होता ये है बेटा, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ना वो कम दिखाई देगी आपको, है तो कम है यहाँ पे। और राजस्थान की बात करूं, ये भारत का सबसे ज्यादा बड़ा आप बोल सकते हो एरिया वाइज राज्य है। तो ये तो नहीं। मध्य प्रदेश की बात करूं भैया, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे यानी तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। अगर पश्चिम बंगाल की बात करूं बेटा, तो ये क्षेत्र में भी छोटा है
और भैया इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, देखो क्षेत्र जब छोटा होगा ना तो पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर जनसंख्या घनत्व जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना बेटा वो बिल्कुल सही है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और वैसे मैं भारत की बात करूं तो भारत में जो हमारा बिहार है बेटा, बिहार का जो आप बोल सकते हो जनसंख्या घनत्व है ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। वैसे दिल्ली का भी बहुत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली तो यूनियन में आ जाती है, यूनियन टेरिटरी में आ जाती है, ठीक है। चलिए, जनगणना के लिए जनसंख्या की आधिकारिक गणना कितने वर्षों में की जाती है? भैया जो भी मैंने बताया था आपको जनगणना के बारे में बताया था, यानी कि जो जन है उनकी गणना करना। किसी भी एरिया में भाई उसकी पॉपुलेशन तो पता होना जरूरी है। कोई भी देश की पॉपुलेशन हमें कैसे पता होती है? क्योंकि वहां पे जनगणना होती है, यानी कि जो भी जन है उनकी हम गणना करते हैं, ठीक है ना। तो भाई कितने साल बाद होती है? तो अगर मैं बताऊं तो भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में हर 10 साल बाद बेटा, ठीक है ना, हर 10 साल बाद जो है क्या होती है? हर 10 साल बाद जो है जनगणना होती है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, हमेशा आपको बेटा ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा निम्न परिणाम है: उच्च मृत्यु दर, उच्च विवाहित दर, उच्च जन्म दर। इनमें से कोई नहीं, तो ये हम कर चुके हैं बेटा ऑलरेडी। तो जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा जो हिस्सा है वो इसका परिणाम क्या है भाई? क्यों है ज्यादा? क्योंकि उच्च मृत्यु दर है, उच्च विवाहित दर है, तो ये तो गलत ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा उच्च जन्म दर, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ये बिल्कुल जो है सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। 1981 में, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन आ गया बेटा? तो ये बेटा क्वेश्चन आ गया कौन से वाले? तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो इसमें जो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वैसे मैं हमेशा क्या लाता हूं? वैसे मैं हमेशा बेटा आपको एमसीक्यूज पढ़ाता हूं। एमसीक्यूज के लिए ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में बेटा, बहुत इजी सी चीजें हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा डेटा वाली ज्यादा चीजें आपको रटना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैसी चीजें ज्यादा, तो मैंने सोचा मैं तो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ले आता हूं, तो इन्हें धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। तो 1981 से भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर में गिरावट क्यों आई? तो ये देखो 1981 का जो डेटा आता है बेटा, उससे ये देखा गया है कि हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है, जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है बेटा, इसमें क्या आई है? इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो इसका कारण क्या है वो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया, आपके एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए तो अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट जो है वो पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल लोग परिवार नियोजन के प्रति जागरूक है। तो भैया देखो अब क्या है, देखो इन सारी बेटा जो चीजें हैं ना, ये सब किस पे डिपेंड करती है? शिक्षा पे डिपेंड करती है। बोलते हैं ना कि आपको एक शिक्षा क्या है? एक शिक्षा भी एक ऐसा हथियार है जिसमें क्या हो सकता है, आप बिना किसी को मारे उसे शांत करा सकते हो, ठीक है। अब मैं यहां ही बात करूं तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई, अब 1981 से पहले क्या था भाई? थोड़ा सा जो लोग थे कम पढ़े लिखे थे, तो बच्चे पैदा कर लिया करते थे। आपने देखा होगा आपके जो दादी बाबा हैं, अब जो भी हैं आपके ताऊ जी वगैरह, इनके बच्चे बहुत ज्यादा होंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे पापा जो है 5-6 भाई हैं। अब जैसे मैं बात करूं तो हम सिर्फ एक, मेरी बहन है और मैं हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बेसिकली जब एजुकेशन बढ़ी, जब लोगों को समझ में आया कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, एक वो बोझ ही बन जाते हैं। अब एक बात बताओ, जब तुम 2 की जगह 5 बच्चे पैदा करोगे, 6 बच्चे पैदा करोगे, 7 बच्चे पैदा करोगे, तो क्या होगा? तो यार उन्हें मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना, उन्हें पालना भी तो पड़ेगा। रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, संसाधन जो है बेटा वो ज्यादा लगेंगे। तो इसमें क्या होगा? इसमें घाटा किसका है? आपका घाटा है या फिर सामने वाले का घाटा है? भैया जब ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे तो आपको ज्यादा कमाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत भी लगेगी। तो आपने देखा होगा जहां पे आई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, जहां पे जिस घर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे गरीबी ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? अब मान के चलो, वही मैंने कल सेब वाला एग्जाम्पल दिया था। अब एक सेब है तो उसके अगर 2 लोग हैं तो 2 बराबर हिस्सों में जो है बांट दिया जाएगा। अब वही उसी सेब के जो है 10 हिस्से करने पड़ेंगे, तो सबको थोड़ा थोड़ा मिल पाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि सब लोग कहते हुए मिल जाते हैं कि हम इसलिए नहीं पढ़ पाए ताकि हमारे जो भाई बहन थे बहुत ज्यादा थे, इसलिए हमारे बाप ने पढ़ा नहीं पाया, क्योंकि किसको पढ़ाते, ठीक है ना। तो आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा हम गरीब बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ठीक है ना, हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था और भाई बहन बहुत ज्यादा थे। तो ये जितने कम बच्चे होंगे उतना अच्छा होगा। तो ये बात जो है लोगों को समझ में आ गई है। तो लोगों ने ना क्या करनी शुरू कर दिया, फैमिली प्लानिंग शुरू कर दिया कि भैया हम क्या करेंगे, हम शादी के बाद ना 1 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तो इस वजह से देखा गया है कि भैया 2 से 3% की जो है गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल लोग परिवार नियोजन के प्रति जागरूक है। परिवार नियोजन मतलब फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। परिवार नियोजन का कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अधिकतम संख्या में जो है कदम उठाए गए। तो भैया सरकार ने भी इस चीज का बढ़ावा दिया है। सरकार जो है वो भी इस चीज का बढ़ावा काफी दे रही है कि भैया वो हम, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, हम 2 हमारे 2, ठीक है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये जो सारे जो एड भी काफी आए हैं, एड भी काफी आप लोग देखे होंगे, टीवी पे पहले ऐड आता था,
ठीक है ना, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो ये सारी जो चीजें हैं किसने कराई, सरकार ने भी कुछ अपने मतलब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो है ये सारी जो चीजें वो चलाई थी। साक्षरता दर में वृद्धि, ठीक है, देखो साक्षरता दर में वृद्धि, तो भाई जब आप पढ़ लोगे, साक्षरता मतलब क्या होता है, एजुकेशन, ठीक है ना, लिटरेसी। तो जब लोग पढ़ लिख गए तो उन्हें समझ में आ गया भाई कि ज्यादा बच्चों, आप एक बार तो आप पढ़ लिख जाओगे, आपके भी तो बच्चे होंगे, तो आप कितने बच्चे पैदा करोगे, 10 बच्चे तो पैदा करोगे नहीं। आपको भी पता है भैया खर्चा बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा बच्चे पैदा करने का फायदा क्या है, ठीक है ना, एक या दो, बस ज्यादा से ज्यादा दो, चलिए, ठीक है ना, के कारण नागरिक सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में अधिक जागरूक हैं और तदनुसार अपने परिवार की योजना बनाते हैं। तो ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया है, ठीक है। आजकल छोटे या एकल परिवारों में वृद्धि देखी जा सकती है, ठीक है, ये वही बात आ गई ना कि भैया जो छोटा परिवार होता है ना, वहां पे आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अब मान लो किसी परिवार में 4-5 लोग हैं तो बढ़िया है भाई, पापा कमा रहे हैं, मान लो कोई एक बंदा बेरोजगार भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, पापा कमा रहे हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, आप बच्चे जो होंगे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, क्यों, क्योंकि भाई कहां अगर आपके 5 बच्चे होते तो आपको वो जो चीज है, वो जो संसाधन है उसे 5 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। अब आपके पास एक ही बच्चा है तो आप पूरे जो चीजें हैं उसे अच्छे से कर पाओगे उसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, परिवार की जो वृद्धि है ना वो अच्छी देखी जा सकती है। परिवार की जो ग्रोथ है, ग्रोथ किस सेंस में भाई, बच्चों के सेंस में नहीं, किस सेंस में भैया, फाइनेंशियली, मतलब यानी कि क्या होता है भाई, थोड़ा सा तरक्की ज्यादा हो जाती है जब छोटा परिवार होता है। महिला शिक्षा के साथ साथ यौन शिक्षा से भी परिवार नियोजन में मदद मिलेगी। तो ये देखो, ये जो बच्चे हैं, महिला शिक्षा में की बात करूं मैं तो यहाँ पे जो यौन शिक्षा होती है, थोड़ी सेक्स एजुकेशन जो होती है, बहुत जरूरी पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत ये जो चीजें हैं वो भी बढ़ी हैं, और आजकल तो ऑनलाइन सारी चीजें जो हैं पता लगी जाती हैं, काफी हम लोग ऑनलाइन आते हैं तो कोई भी इन सारी चीजों से अछूता नहीं रहता, ठीक है ना। आप समझ रहे होगे बोल क्या रहा हूं मैं। तो यहाँ से क्या होता है भाई, यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे भी लोगों को समझ में आ गया। अब गांव में भी जो लोग हैं वो भी पढ़ लिख गए हैं भाई, जब से नेट आया तब से तो कोई भी चीज अछूती नहीं रही है, चाहे वो गांव का हो शहर का हो, हम सब एक हो गए, हम सब क्या हो गए, एक हो गए हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज क्या है, अछूती नहीं रही हमसे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या है, गर्भ निरोधक उपलब्धता। तो भैया देखो, गर्भ निरोधक क्या होती है भाई, जिससे कहा गया आपका जो है, आप गर्भ निरोधक का मतलब आपको पता होगा कि भाई जो गर्भ जो होता है इसे रोकती है, ठीक है ना। जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है कभी कभी, तो उससे क्या होता है भाई, अब कोई बच्चा नहीं चाहता तो क्या करेगा, वो जो गोलियां खा लेगा, उससे क्या होता है, वो प्रेगनेंसी जो है नहीं होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सरकार जो है इसने कदम उठाए हैं। तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो यही कारण है जिसकी वजह से क्या हुआ है भाई, 1981 के बाद जो है आपने देखा है कि हमारी जनसंख्या में जो है क्या वृद्धि की कमी देखी गई है, हमारी जनसंख्या में जो है वृद्धि की जो है बेटा कमी देखी गई है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटकों की चर्चा करें। तो ये जनसंख्या की वृद्धि में जो प्रमुख जो इसके आइटम है, ठीक है ना, जो भी चीजें हैं, क्यों जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ठीक है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि में जो प्रमुख घटक हमारे सामने आते हैं वह जन्म दर, ठीक है। जो मेन रीजन है भाई वो है जन्म दर और मृत्यु दर। और मैंने आपको बताया था कि भाई जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो 3 चीजों पर डिपेंड होती है। पहली होती है भैया जन्म दर, दूसरी होती है मृत्यु दर, यानी कि लोग कितने पैदा हो रहे हैं और लोग कितने मर रहे हैं, और तीसरा प्रवास यानी कि माइग्रेशन। अब माइग्रेशन भी 2 तरह के बताए थे हमने, एक तो भैया आंतरिक माइग्रेशन हो जाता है, आंतरिक प्रवास हो जाता है, यानी कि देश के अंदर ही लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और दूसरे टाइप का होता है भैया अंतरराष्ट्रीय प्रवास। मैंने कल बताया था आपको, अगर कल का लेक्चर नहीं देखा बेटा पहले देख लेना, वो आधे घंटे का लेक्चर है, 35-40 मिनट का लेक्चर होगा, तो देख लेना वो। तो यहां पे मैंने बताया था आपको। तो प्रवास का मतलब क्या होता है, प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इससे भी भैया कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं। अब भाई 10 लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उधर तो 10 लोग कम हो जाएंगे ना, ठीक है ना। तो भाई इन तीनों चीजों पे जो है, फैक्टर पे जो है, आप बोल सकते हो हमारा जो जनसंख्या वृद्धि है वो डिपेंड करती है। अब जैसे मान लो मृत्यु दर कम है और जन्म दर जो है ज्यादा है, तो क्या होगा, इससे पॉपुलेशन ग्रो होगी। अब भारत की आज की बात करूं बेटा, आज की मैं बात करूं तो यहां पे क्या है भाई, यहां पे मृत्यु दर तो बहुत कम हो गया है, और जो जन्म दर है वो कांस्टेंट है, वो उतना ही है, उसमें इतना कमी देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो मृत्यु दर है बेटा, इसमें कमी देखने को मिली है। इसका कारण क्या है भाई, क्योंकि भैया आज के जमाने में जो है हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है, ठीक है, वो काफी एडवांस हो गई हैं, ठीक है। मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है भाई। पहले तो लोगों को मलेरिया तक से मर जाते थे, मलेरिया वगैरह, जो टीबी वगैरह पे, अब आजकल तो टीबी से बच जाते हैं लोग, कैंसर तक से बच जाते हैं आजकल लोग। तो आजकल जो मेडिकल साइंस है ना बेटा, वो बहुत आगे लेवल तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इसलिए क्या है भाई, लोग अब मरते कम है। अब भाई लोग कम मर रहे हैं लेकिन जन्म तो उतना ही हो रहा है ना। अब पहले क्या था भाई, पहले मृत्यु दर बहुत ज्यादा हुआ करता था, मृत्यु दर बहुत ज्यादा हुआ करता था, जन्म दर भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। आपने सुना होगा कि पहले आपने दादी परदादी से सुना होगा आपने अपनी, कि उनके 10-12 बच्चे हुआ करते थे, उसमें से सिर्फ लास्ट में 4 से 5 रह जाते थे, आधे तो मर जाया करते थे। किसी को बुखार आ गया, किसी को कुछ काट गया, किसी को कुछ हो गया, ठीक है ना। तो पहले क्या था भाई, पहले मेडिकल फैसिलिटीज इतनी थी नहीं, गांव में तो वैद्य वगैरह हुआ करते थे, ठीक है ना। तो पहले इतना इलाज का मतलब इलाज था नहीं, इतना पहले इलाज की फैसिलिटीज नहीं थी, तो बच्चे भाई मर जाया करते थे। आज के टाइम पे अलग ही चीज है, आज के टाइम पे भाई जो जन्म दर है वो बहुत ज्यादा, आज के टाइम पे सारी फैसिलिटीज हैं आपके पास, ठीक है ना। तो जन्म दर को परिभाषित करना, इसे एक वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो भैया अगर 1000 व्यक्ति, 1000 जो बच्चे हैं वो पैदा हो रहे हैं,
उसमें से 1 साल का होने से पहले, 1 साल का होने से पहले भाई कितने बच्चे जो है मर जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जन्म दर बोलते हैं। चूंकि भारत में मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर अधिक है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा कारक क्या है भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ का, क्योंकि यहाँ पे भैया लोग पैदा तो ज्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं। ठीक है, मृत्यु दर को प्रभावित करना क्या है, इसे एक वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर जीवित मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैंने उल्टा बोल दिया बेटा, जो जन्म दर होता है मतलब 1000 बच्चों पे जो है और कितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है, और कितने बच्चे जीवित हैं, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। जो पहले बोला था उसका मतलब था मृत्यु दर, यानी कि 1000 जो बच्चे पैदा हुए उसमें से मर कितने जाते हैं 1 साल का होने से पहले, उसे हम बोलते हैं मृत्यु दर। और जो 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से जी कितने रहे हैं 1 साल का होने से पहले, 1 साल का होने से पहले, उसे हम कहते हैं जन्म दर। ठीक है, तो ये इसकी मैं बात करूं जन्म दर। अब क्या है भाई, बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, अब तो भाई हॉस्पिटल में सीधा जाते हैं, ऑपरेशन से बच्चे पैदा हो जाते हैं आजकल। ठीक है ना, तो उससे क्या है भाई, मरने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे जन्म दर जो है वो काफी बढ़ रहा है और मृत्यु दर जो है काफी कम हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। प्रवासन को परिभाषित करना, इसे क्षेत्रों और क्षेत्रों में लोगों के आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ठीक है, प्रवास यहाँ पे भाई प्रवासन की डेफिनेशन मांगी है, प्रवासन यानी कि जो माइग्रेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो माइग्रेशन की बात करूं, प्रवासन 2 प्रकार का हो सकता है, जैसे आंतरिक और भ्रमण प्रवासन, या फिर आप बोल सकते हो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बोल सकते हो, अंतरराष्ट्रीय जो है आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आंतरिक प्रवासन में देश को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जिस क्षेत्र में वह प्रवास करेंगे वह प्रभावित होता है, क्योंकि व्यक्तियों का एक समूह देश के भीतर प्रवास करता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं आंतरिक की, तो आंतरिक का मतलब क्या हो गया, भीतर, देश के भीतर जो प्रवासन हो रहा है। तो भैया अगर देश के भीतर जो बेटा प्रवासन हो रहा है, इसके देश की पॉपुलेशन में तो इफेक्ट नहीं पड़ता। अब मान के चलो ये भारत है पूरा, ठीक है, ये पूरा जो भारत है, ठीक है, अब यहां पे जो एक यहां पे बहुत बड़ा जो तबका था, करीबन 100 लोग जो थे, वो यहां से जाके उत्तर भारत में शिफ्ट हो गए। तो हैं तो भारत में ही ना, ये हैं तो भारत में ही, अब भारत से बाहर थोड़ा ना गए हैं। अब भारत की जो पॉपुलेशन थी वो पहले भी 139 करोड़ थी, अब भी 139 करोड़ है, तो इसका पूरे देश पे तो इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन भाई जिस पर्टिकुलर जगह से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं बेटा, उस जगह पे तो फर्क पड़ेगा ना बेटा, उस जगह पे जो तो है फर्क पड़ेगा। तो ये अगर ये बंदा जो है 100 बंदे जो हैं वो यहां से यहां चले गए, मान लो केरला में थे 100 बंदे, अब 100 बंदे केरला से यूपी चले गए, तो केरला की 100 पॉपुलेशन थी वो तो कम हो गई ना। ठीक है, तो आपको ये होना चाहिए। ठीक है, प्रवास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह किसी देश में जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करता है। तो भैया देखो, अगर ये पॉपुलेशन जो है भाई, अगर मैं बात करूं प्रवास की, माइग्रेशन की बात करूं, तो ये किसी भी देश की जो पॉपुलेशन की संरचना है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको भाई इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लो जैसे पॉपुलेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि कितने जो लोग हैं वो 15 से 30 साल के बीच में है, कितनी जो पॉपुलेशन है वो लड़कियों की पॉपुलेशन कितनी है, जो पुरुष हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है, ये सारी जो चीजें हैं वो किस में आ जाती हैं भाई, ये संरचना में आ जाती हैं। ठीक है, संरचना मतलब जो स्ट्रक्चर है हमारी पॉपुलेशन का वो क्या है, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, कितने बूढ़े लोग हैं, कितने वयस्क हैं, कितने अडल्ट हैं। तो ये जो सारी चीजें, तो प्रवास जो है भाई इसकी बड़ी भूमिका रहती है इन सारी चीजों को, यानी कि संरचना को इफेक्ट करने में। तो आपको ये जो चीज है बेटा वो पता होनी चाहिए। ठीक है, चाहिए आयु संरचना, मृत्यु दर और जन्म दर, दो दर को प्रभावित कीजिए। तो भाई देखो, ये आयु संरचना जो है, ठीक है, यानी कि एज स्ट्रक्चर जो है, मृत्यु दर जो है और जन्म दर जो है, इसे परिभाषित करना है आपको, तो इसे हम जान लेते हैं। और हाँ, एक चीज के बारे में बता नहीं पाया बेटा मैं, जो अंतरराष्ट्रीय है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रवासन है, इसमें क्या होता है, इसमें भैया पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। मान लो कोई भाई 100 लोग हैं वो देश को छोड़ के चले गए, मान लो कनाडा शिफ्ट हो गए, यूके शिफ्ट हो गए, यूएस शिफ्ट हो गए, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है उससे। ठीक है ना, हमारे देश की 100 जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई ना। ठीक है, चलिए तो इसकी बात कर लेते हैं, आयु संरचना और मृत्यु दर और जन्म दर। तो भैया जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या होती है। तो मैंने आपको अभी बेटा थोड़ी देर पहले ही बताया है, ठीक है ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही इस चीज के बारे में जो है बताया है। यह विकास का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक होता है। तो भारत में यही समस्या रहती है, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, कि भैया लोग मर कम रहे हैं, पैदा ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मृत्यु दर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों की मृत्यु को दर्शाता है, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जनसंख्या की आयु संरचना एक देश में विभिन्न आयु समूहों में लोगों की संख्या को संदर्भित करता है। तो भैया देखो, जो जनसंख्या की आयु संरचना है वो क्या दर्शाता है, कि भैया देश में जो अलग अलग समूह हैं, जो आयु समूह के लोग हैं, यानी कि देखो 10 से अब मान लो 0 से 12 साल के बच्चे जो हैं, इनका कितना परसेंटेज है, 12 से 18 साल तक के बच्चों का इनका क्या परसेंटेज है, 18 से 30 साल तक के जो लोग हैं इनका क्या परसेंटेज है, ठीक है ना, 30 से 50 यानी कि 60, यहां फिर 50 बोल लो 60 बोल लो, इनका कितना परसेंटेज है। तो ये क्या होता है भाई, ये भैया आयु संरचना होती है। ये क्या होता है भाई, ये एज स्ट्रक्चर होता है, कि किसी भी पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर क्या है उसे हम ये बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो चीजें हैं बेटा वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए तो भैया ये जो लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। आई होप आपको जो सारी क्वेश्चंस हैं बेटा बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो कितने क्वेश्चन करे हैं हमने, तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 क्वेश्चन ये कर लिए हमने, 1 2 3 4, ठीक है 4 क्वेश्चन हमने ये कर लिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है बेटा कि मैं अगला चैप्टर कौन सा लाऊं, ठीक है ना, कमेंट्स करके जाना। रिकॉर्डेड क्लास है बेटा, ये कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा मैं कहीं और जा रहा हूँ तो इस वजह से रिकॉर्ड करना पड़ा इस क्लास को मेरे को, आई एम रियली सॉरी। लेकिन हाँ रिकॉर्डेड क्लास है ये, लेकिन हाँ आई होप आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला होगा, ठीक है ना। अब आप कॉमेंट्स करके मेरे को ये बताओगे कि कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कौन सा जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, वो मैं जो इसका जो लेक्चर जो है मैं ले आऊँगा, ठीक है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है तो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ लेक्चर अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करके जाइएगा, बिना लाइक किए मत जाना, ठीक है। अच्छा लगता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें, आपको लेक्चर पसंद आया, वाओ फीलिंग आई है आपको, तो लाइक कर दिया करो। और भैया कुछ मन किया करे लिखने का वो कर दिया करो, ठीक है, लिख दिया करो कुछ भी अच्छा सा। और अगर ना पसंद आए तो भी लिख दिया करो, सर पसंद नहीं आया लेक्चर, ठीक है ना। और लास्ट बार बोलना चाहूँगा मैं कि मज़ा आ रहा है ना आपको, लिखना है कमेंट करके बताओ मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं अपने पढ़ाने के तरीके में, वो भी आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप ही बताओगे। देखो आप जो कहते हो भाई वही मैं मानूंगा, क्योंकि देखो मैटर क्या करता है, आप ही एट द एंड तो आप ही पढ़ रहे हो ना बेटा, एट द एंड तो आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो आप जो बताओगे वही तो मैं मानूंगा ना। तो कुछ भी जो बदलाव करने हो वो भी आप मेरे को बता सकते हो, क्या क्या मेरे को अपनी टीचिंग स्किल्स में बदलाव करने चाहिए। कुछ अगर आपको ऐसा लगता हो कुछ कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, मैं बहुत ज़्यादा तेज पढ़ाता हूँ, तो वो भी बताइएगा। तो ये सारी जो चीज़ें बेटा बहुत मैटर करती हैं, ठीक है ना, आपके लिए भी मेरे लिए भी, ठीक है ना। तो अगर लेक्चर पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पहली बार आ रहे हो तो, ठीक है। चलिए तो इस लेक्चर को जो है हम यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।